हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 4 मार्च के करंट अफेयर्स। एंड आपको जैसे पता है कि ये हमारी जो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन है, ठीक है, ये चल रही है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले। एक तो जो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन जो हम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल उठाया और उसमें जो लिखा है वो आपको देते हैं। हमारा फोकस क्या रहता है कि जो न्यूज़पेपर के अंदर है, उसके अंदर उसके बाद हिडन इन्फॉर्मेशन वो निकालें और उसका स्टैटिक से क्या लिंक है और स्टैटिक रेलेवेंट टॉपिक है। अगर हम 2019-20 के यूपीएससी प्रीलिम की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो न्यूज़ के अंदर तो जो टॉपिक थे, उनका जो स्टैटिक से रिलेशन था, उसको अलग तरीके से उन्होंने पूछा हुआ था। इसीलिए अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसकी लेंथ कम करो। देखो ऐसा है कि वीडियो की लेंथ अगर हम कम करें, तो जो वैल्यूएबल मटेरियल है जो यूपीएससी के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं मान लो 30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा, मेरे लिए भी टाइम सेव हो जाएगा, मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, हम सभी को कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन ये भी सोचो, अगर 1-2 क्वेश्चन उससे कम आपके ठीक हुए, तो अगर सपोज़ करो प्रीलिम में ना सिलेक्शन हुई, तो 1 साल, तो वो ज़्यादा बड़ा है या ये टाइम अगर आप थोड़ा-सा और लगा लो, ठीक है? दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि जैसे आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो इस बार, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ स्टूडेंट कर रहे होंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं बहुत सारी। तो आपको वो टेस्ट सीरीज़ का एक चीज़ होती है कि जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग के अंदर बेसिक टेस्ट होते हैं, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप जैसे मार्च अप्रैल के टाइम में आओगे, तो जो अब टेस्ट आएँगे, उसके अंदर जो उन टेस्ट के अंदर बेसिक कम होता है और बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे करंट अफेयर, कोई भी दुनिया का मतलब करंट अफेयर दिखे उनको, वो डाल देते हैं बीच में, ठीक है? तो आप क्या करते हो फिर? आप उसके अंदर ही गुम हो जाते हो। आप क्या करते हो कि जो जितना वहाँ पे करंट अफेयर है, वो भी सारा खत्म करें, तो अल्टीमेटली आपके करंट अफेयर के नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? अब जैसे आपके करंट अफेयर के नोट्स ज़्यादा हुए, आपने बेसिक तो पहले 3-4 महीने पहले पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ वो सॉल्व की थी। अब आपका बेसिक वीक होने लगेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन कम होने लगेगी और जैसे ही इन्फॉर्मेशन कम हुई, उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम के अंदर जाओगे, तो ये मटीरियल तो आपको याद रहेगा। इसमें चांसेस कितने होते हैं ना, तो जो आपका बेसिक है, वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है जी? ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर जो लास्ट टेस्ट है उसके अंदर जाना नहीं है। आपको सिर्फ़ जो बेसिक के टेस्ट हैं उसके ऊपर रिलाई करना है और जो करंट अफ़ेयर हैं जितने हम करवा रहे हैं या आप कहीं से भी जो भी आप सोर्सेज़ यूज़ कर रहे हो, हमारी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ चल रही हैं जहाँ पे 2 मिनट सीरीज़ है ना, तो वो सारी उसको आप यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो ताकि आपका एक अच्छा रैंक आ सके। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखो आज हम क्या-क्या टॉपिक करेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर वाइल्ड फायर इन सिमलीपाल, साइंस एंड टेक के अंदर स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इकोनॉमी के अंदर पर्पल रेवोल्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डेजर्ट फ्लैग 6, पॉलिटी के अंदर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन सेडिशन, ज्योग्राफी के अंदर ला नीना। एक और बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि जो वीडियो की लेंथ है, वो विद द टाइम कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक कवर करते जाएँगे। तो इस वीडियो में जैसे मान लो अब ये सेडिशन वाला आया, अब ये अगेन न्यूज़ के अंदर आ गया। हमने अभी कल ही किया है, तो इसको मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था, अपडेशन, और बाकी जो बेसिक है, जो हमने डिटेल के अंदर एनालिसिस पूरा किया था, वो आप लास्ट वीडियो के अंदर देखना। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, पहला देखो, वाइल्ड फायर रेजर्स इन सिमलीपाल। अब ऐसा है कि आपने ये करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है? उसके बाद आपको लगा कि ठीक है जी, इस करंट अफेयर के अंदर क्या है? आपने सिमलीपाल के अंदर थोड़ा-सा पढ़ लिया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, क्या नहीं, और कहानी खत्म। ऐसे नहीं होती। 2-3 चीज़ें याद रखना, जो भी आप ऐसे कोई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने कहीं से नोट किया है, ठीक है, लेकिन साथ में ही आपको उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। हमने ये नहीं सोचना कि हमने कवर कर लिया, हमने ये सोचना है कि यूपीएससी कहाँ से डालेगी। लेट अस सपोज़ करो कि आपकी कोई सीएसआईआर है ना? अब यूपीएससी कहाँ से डालेगी? वो कोशिश करेगी कि ऑफ़िशियल साइट के ऊपर जाए, वहाँ से डाले क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था, साइट्स के बारे में पूछा हुआ था। ये सारी ऑर्गेनाइज़ेशन उसने जो उनकी ऑफ़िशियल साइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे अबाउट अस लिखा होता है। अबाउट अस के अंदर उन्होंने पहली लाइन आईयूसीएन, वो भी वहाँ से उठाया था। तो वहाँ से यूपीएससी उठाती है। एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करो, जो जहाँ से यूपीएससी के चांसेस हैं पूछने के, ठीक है?
तो अभी देखो सिमलीपाल के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो सीरीज की एक यूनिक पॉइंट क्या है कि हम करंट अफेयर के साथ बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक किस में आएगा, पहले ये आपको सोचना है। ये आएगा करंट डिराइव्ड, मतलब है तो करंट के अंदर, लेकिन ये स्टैटिक को ड्राइव करता है ना। क्योंकि अगर ये मान लो ना होता न्यूज़ में, हाँ ये हो सकता है हम उतनी डिटेल में ना पढ़ते, लेकिन पढ़ते जरूर इसको। तो ये करंट डिराइव्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो करंट डिराइव्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे यूपीएससी थोड़ा डिटेल के अंदर जाती है। जो क्रूड करंट अफेयर होते हैं वहां पे यूपीएससी टू दी पॉइंट बात करती है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है जी, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से एरिया हैं? कोर जोन है, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रही है ये वाली कोर जोन जो बहुत ही अंदर है। ठीक है, उसके बाद बफर जोन आ गई, देन ट्रांजिशन जोन। ओके, कोर जोन क्या है? जो देखो कोई भी बायोस्फीयर एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर जो सबसे अंदर वाला एरिया है वो क्या है? कोर है उसकी, और ये मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे क्या अलाउड है? सिर्फ रिसर्च वर्क, आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर लिखा है तो आपको ये देखना है कि सिर्फ आर का क्या, ये देखो यहाँ पे आर क्या है? रिसर्च वर्क ही अलाउड है। ठीक है, उसके बाद बफर जोन है। बफर जोन क्या है? ये एक एरिया और डिमार्केट किया जाता है साइड के ऊपर जो कोर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा बफर जोन है। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है जी, टी लिखा है, मतलब टूरिज्म अलाउड है यहाँ पे। आर रिसर्च वर्क, ई क्या है? एजुकेशन ट्रेनिंग, और थोड़ी बहुत जैसे ट्राइबल एरिया है ना, ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे रहती हैं जो लोकल उस एरिया के अंदर बहुत सालों से रहते हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ट्रांजिशन जोन। ठीक है जी, ट्रांजिशन जोन के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट अलाउड होता है। ठीक है जी, ओके। अब एक और बात, यहाँ पे आप देखो कोर जोन के अंदर लिखा हुआ है, कोर जोन के मान लो कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्विकली कर लेते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है। अगर सपोज करो हमारे पास 5-6 एनिमल स्पीसीज हैं, अब उसमें से एक हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है हमने। बाकी एरिया के अंदर हमने क्या, जैसे प्लांट्स हैं और बाकी एनिमल हैं, उसको हम इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे उस केस में, तो वो क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर नेशनल पार्क की बात करूं, नेशनल पार्क के उस पूरे एरिया के उसमें एरिया प्रोटेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपकी बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी। ठीक है, उन सभी को हमने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खास स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसकी पॉपुलेशन ना डिक्रीज हो। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ताकि उसकी कोई इलीगल हंटिंग ना हो, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, उसके अंदर कोई मान लो बहुत सारे लोग आ रहे हैं या वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या समझा अभी तक कि जो नेशनल पार्क है उसमें पूरा एरिया प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम उस खास स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये देखो, नेशनल पार्क के अंदर आपने पूरा एरिया प्रोटेक्ट करना है, इट मीन्स कि वहाँ से कोई बाहर से जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए जो एनिमल लेकर आते हैं लोग, वो अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे हम एक ही स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उस स्पीसीज को ज़्यादा हार्म ना हो। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क। तीसरी बात मैं करूँगा जो आपके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कौन कौन से इस एक्ट के अंदर आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं, कम्युनिटी रिजर्व आते हैं, मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया, ये 5 मेन आते हैं। अब आप सोचोगे बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे आता है? बायोस्फीयर रिजर्व एज सच किसी एक्ट के अंदर खास प्रोटेक्टेड नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जो हैं उसको अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। अब यहाँ पे कोर एरिया के अंदर ऐसा हो सकता है कि मान लो इसके कोर एरिया के अंदर नेशनल पार्क भी है ना, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर नेशनल पार्क वहाँ पे आ गया, मैंने क्या बोला, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल पार्क किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये एरिया ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ गया। तो एक बात ये याद रखना, यूपीएससी अगर एग्जाम में पूछे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर 5 है, मैंने बता दिया आपको। बायोस्फीयर रिजर्व किसी भी एक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं आता, इसका कुछ कुछ एरिया जरूर किसी एक्ट के अंदर आ सकता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू आ सकता है, कोई किसी भी एक्ट के थ्रू आ सकता है, लेकिन पूरा नहीं है जैसे दूसरे हैं। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। तो हमने 3 एरिया कर लिए। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शन क्या है? कंजर्वेशन रोल है, लॉजिस्टिक रोल है, एंड देन डेवलपमेंटल रोल है। तो ये ऐसा रोल के अंदर जो आपको एग्जाम के अंदर आता है उसमें ऑलमोस्ट ऑल स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं। तो उसमें क्योंकि ये कंजर्वेशन करनी है, मेन इसका पर्पज है। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं, हाँ, बेनिफिशरी, डायरेक्ट बेनिफिट टू लोकल। बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, कि जैसे अगर एग्जाम के अंदर आ गया कि जो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज ह्यूमन बीइंग, इन दोनों का एक स्मूथ रिलेशन है, ये क्या है, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पे आंसर आपका बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जो क्या हुआ था उसके अंदर, जब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप पढ़ते हो, क्विकली से देख लेते हैं, आपका बेसिक का टॉपिक है ये। 1971 के अंदर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल बनती है, ठीक है, वो डेजिग्नेशन करती है बायोस्फीयर रिजर्व को, ये आपने याद रखना है। तो यूनेस्को ने 1976 के अंदर बायोस्फीयर नेटवर्क लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में कैसे डिक्लेयर होता है आगे आएगा, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बता दिया, एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोटिंग सोल्यूशन टू रिकॉन्साइल और कंजर्वेशन, मतलब बेसिकली ये सिंपल डेफिनेशन है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में अंदर आता है तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 के अंदर स्टार्ट हुआ, किसने, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है ये। गोल क्या है इसका, देखो मान लो एक बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, अब उसको हमने यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, ओकेजनली ग्रांट, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रांट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, टूरिज्म इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, और बहुत सारी जो अपना वर्ल्ड की कम्युनिटी है ना, टूरिज्म के लिए वहाँ पे आई, क्योंकि सभी को पता चलेगा उसके बारे में। अगर कोई मान लो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो वर्ल्ड की बहुत सारी एनजीओ वहाँ पे आ जाती हैं उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और इंडिया में अगर मान लो सपोज करो लोकली कहीं उसको डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी एफर्ट ज़्यादा करेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो एमएबी के अंदर है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इमेज खराब होती है। गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, मैंने बता दिया आपको, बस यही याद करना है आपने, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा आ सकता है कि आईसीसी किसके अंदर है, ठीक है, तो ये आईसीसी क्रिकेट वाली नहीं है, ये यूनेस्को के अंदर है। 34 मेंबर हैं जो इलेक्टेड बाय यूनेस्को, बस दो स्टेटमेंट याद करनी है और कुछ नहीं। तो इस तीसरी स्टेटमेंट ये ऑल्सो डिसाइड ऑन न्यू बायोस्फीयर रिजर्व, तो नया बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड करना है नहीं करना है, इसके बारे में ये देखती है। इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रुप है, ठीक है, ये कहाँ बना था, जेजू आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व साउथ कोरिया के अंदर, बस इतना याद करना है। और किसने बनाया था, आईसीसी ने। बस दो स्टेटमेंट, ओके। अब वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता दिया था आपको ठीक है, एमएबी का प्रोग्राम है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व आ गए है ना, जितने भी एमएबी के अंदर आ गए, उन सभी को जो नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। क्राइटेरिया क्या है, अब मान लो कैसा, जैसे मान लो इंडिया के अंदर है ना, 18 अगर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इट मीन्स कि 18 के 18 वहां पे इंक्लूड कर देंगे, नहीं, उसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा कि क्या क्राइटेरिया है, ऐसा तो पूरे वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व वहां पे डाल दें, है ना। तो क्राइटेरिया क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड कोर एरिया होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर नेशनल पार्क उसके अंदर था, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ जाता है। क्लियरली डिफाइंड बफर जोन, जो जोन है उसकी बिल्कुल ही क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर आपको डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। देन बायोडाइवर्सिटी उसकी होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी स्पीसीज होनी चाहिए, रिचनेस होनी चाहिए स्पीसीज की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च, ठीक है, तो जो उसकी हिस्ट्री रहनी चाहिए कि बहुत सारी वहाँ पे स्टडी और रिसर्च के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मान लो कोई नई स्पीसीज है वहाँ पे, जहाँ जिसका नंबर बहुत कम है, उसके अंदर हम रिसर्च के लिए बहुत सारा हमारे पास स्कोप है, तो वहाँ पे वो रहेगा उसके लिए। देन एक्टिव एजुकेशनल पर्पस, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी वो रहेगी। तो ये जो कॉमन से हैं जो उसके, ठीक है, हाँ। दूसरा बेनिफिट क्या है, मान लो अगर आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चला गया, बेनिफिट क्या है, एक तो उसका बेनिफिट है कि फंड ऐसा नहीं मिलता, ग्रांट मिल जाती है। अगर मान लो कोई गरीब कंट्री है, यहाँ किसी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हो रही है, उस टाइम पे हो जाती है। इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, मैंने बता दिया आपको कि वर्ल्ड वाइड उसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ओके। नेशनल, अब बात करते हैं इंडिया ने क्या किया है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 के अंदर आया, ऑब्जेक्टिव वही रहेंगे, आप एक बार इसको पढ़ लेना, कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो सारा उसका एजुकेशनल पर्पस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे उसके पर्पस रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर नेचुरल बायोम, अगर आपको ऐसा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है नेचुरल बायोम कौन से हैं, तो नीचे आपको बहुत सारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब आइडियल डेफिनेशन ऑफ नेचुरल बायोम, तो वो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व रहेगी। तो वहाँ पे आपने ये प्री का फैक्ट है एक, हाँ। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई वर्ल्ड के अंदर
अगर हमें एमएबी के अंदर जाना है तो हमारे क्राइटेरिया क्या है ना बायोस्फीयर रिजर्व का। अगर मान लो वो इंडिया का है, इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना है हमने, है ना, पहले तो इंडिया के अंदर डिक्लेयर होगा, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, प्राइमरी क्राइटेरिया क्या क्या कुछ उसका कोर एरिया वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए और मिनिमली डिस्टर्ब होना चाहिए, ठीक है, लार्ज होना चाहिए ताकि वो ऑल ट्रॉफिक लेवल, मतलब जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर है ना, तो और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जब हम पढ़ते हैं, वो जो आप जो फूड चेन पढ़ते हो है ना, उसके वो पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई हर्बीवोर है ना, ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर से लेके हॉक जो टॉप से खाता है उसको, तो वो सारा होना चाहिए। सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या है कि रेयर एंड एंडेंजर स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो वर्ल्ड के अंदर बहुत कम मिलती हो उस एरिया के अंदर होनी चाहिए, तभी तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, विद द टाइम। दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है पोटेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइब, कि ट्रेडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेचर और ह्यूमन का जो को एग्जिस्टेंस है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो ट्रेडिशनल ट्राइब वहाँ पे रहती हैं उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना हो। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया जाता है, कैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। पहली स्टेटमेंट जो आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएशन, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं वो कौन दे सकता है, सेंटर या स्टेट, दोनों दे सकते हैं, दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर स्टेट ने किया वो स्टेट पूरी डिटेल रिपोर्ट देगी कि ये हमारी बायोस्फीयर रिजर्व की रिपोर्ट है और इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब वो बायोस्फीयर रिजर्व उसके बाद सेंटर डिक्लेयर कर देगी, देन वो नेशनल एमएबी जो हमारी इंडिया की नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कमेटी है उसके पास रिपोर्ट जाएगी, वो सेक्रेटरीट को भेजेगी, फिर आईसीसी के पास जाएगी, है ना, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को का उसके पास जाएगी, ठीक है। अब वो साइन कर देगा कि ठीक है इसको एमएबी में डाल दो और वो आपका एमएबी के अंदर चला जाता है। तो जो इस साइड है पहले हमारा स्टेट डिटेल रिपोर्ट देती है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो हो गया इंडिया का डिक्लेयर हो गया। उसके बाद स्टेप क्या है कि अगर हमने एमएबी के अंदर डिक्लेयर करना है तो वो पूरी उसकी प्रोसेस है, ठीक है जी। चलते हैं आगे जल्दी से। अब सेंटर हमारे क्या काम करती है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन करती है। अगर एमएबी है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट करेगी, अगर इंडिया के अंदर है तो नेशनल लेवल के ऊपर करेगी। ये फाइनेंस देती है। स्टेट का काम क्या है, स्टेट लैंड एंड फॉरेस्ट, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है तो वहाँ स्टेट उसका ध्यान रखेगी और मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी भी है एक, जिसका चीफ सेक्रेटरी चेयरपर्सन होता है, ठीक है, ये पूरे प्रोग्राम को देखता है। इसी तरह लोकल लेवल के ऊपर हम कमेटी बनाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यहाँ पे कमिश्नर होता है, वो भी लोकल लेवल के ऊपर उसको मैनेज करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी, लेके आए थे बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम। इसके अंदर गवर्नमेंट फाइनेंस देती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे 90:10 फाइनेंस, मतलब 90% सेंटर देगी और 10% स्टेट देगी। बाकी स्टेट्स के अंदर 60-40, 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट देगी। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे, ये मैंने पूरे नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार इसको देख लेना और अगर आपके पास मैप है तो उसके अंदर ड्रॉ कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लेना, ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, ये वाले हैं एमएबी के अंदर, ठीक है, जो मार्की हैं। अभी लास्ट जो डिक्लेयर हुआ है एमएबी के अंदर वो है पन्ना, ठीक है। नंदा देवी आ गया, कंचनजंगा आ गया, है ना, नौकरेक, सुंदरबन, अचनकुमार, देन सिमलीपाल, देन पन्ना, देन पंचमढ़ी, ठीक है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, देन अगस्त्य मलाई है, और इधर क्या है, ग्रेट निकोबार, ये वाला। डन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व वैसे कितने हैं और हमारे मतलब कौन कौन से हैं, और हमारे जो एमएबी के अंदर है वो कौन से हैं। अभी रिसेंटली जो आया है उसके अंदर पन्ना आया है, ठीक है जी। फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी था, फर्स्ट एमएबी के अंदर भी नीलगिरी गया। लार्जेस्ट ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, स्मॉलेस्ट अभी जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिली है क्योंकि अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है तो वो पन्ना बन गया है, ठीक है। कंचनजंगा जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है जी। ओके, अब सिमलीपाल के बारे में बात करते हैं। ये देखो 1956 के अंदर इन्होंने फॉर्मली इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। आपको एग्जाम के अंदर ये ऐसा नहीं याद करना है कब क्या हुआ, आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर के लिए एक स्टेटमेंट याद करनी है कि अगर वो यूपीएससी ऐसा पूछे कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेशनल पार्क बन गई है ना, या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, तो डेजिग्नेशन मिलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है जी। पहले टाइगर को रिजर्व करना था, टाइगर रिजर्व था, फिर कोई स्पीसीज को रिजर्व करना था उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन पूरा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। अब 2009 के अंदर ये यूनेस्को के अंदर आ गया, ठीक है। अब बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
मेलानिस्टिक टाइगर, यहाँ पे एक मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक टाइगर क्या होता है, ये देखो डायग्राम, ठीक है, येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं इनके अंदर। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग स्पीसीज है, याद रखना ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये नॉर्मल बंगाल टाइगर की ही सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज है, ठीक है। मतलब वहां से जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि मान लो फादर टी टी टॉल है, उसके अंदर जेनेटिक कोड है, ठीक है जी। तो बच्चा अगर टी टी आ गया, तो यहाँ पे अगर टी डोमिनेंट डोमिनेट है तो ये क्या होगा, जो उसका बच्चा होगा उसके अंदर भी क्या होगा, वो भी टॉल होगा, है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे टी टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये फादर है, ठीक है जी। अब स्मॉल टी उसकी मदर है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा यहाँ पे, तो इसका भी टॉल, ये भी टॉल रहेगा। यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाएगी तो ये भी ये स्मॉल हो जाएगा, इसकी हाइट कम होगी, ठीक है बच्चे की। तो ऐसे ही जो जीन थे, ठीक है, वो क्या हुए विद द टाइम चेंज होते रहे, और वहाँ पे जो कलर आता था पहले, अब वो कलर मिक्स हो गया, ठीक है जी। मेलानिस्टिक इसको बोलते हैं, मेलानिन जो है वो पूरा वहाँ पे फुली एक्टिव नहीं है, अदरवाइज ब्लैक कलर आता, ठीक है, और उसमें वाइट कलर आ जाता या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो मेनली जो इसके अंदर मेलानिज्म होता है ना, मेलानिज्म हमारे जो डार्क कलर के लिए होता है, तो डार्क कलर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो ये उसी को जो इन ब्रीडिंग के थ्रू है ना, विद द टाइम अगर स्पीसी क्लोजली है वहाँ पे ब्रीडिंग होती रही और वो उसका कलर चेंज हो गया। आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल इसलिए बताया कि समझा दूं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के लिए इतना याद रखना है, जेनेटिक रीजन है और ये कोई अलग स्पीसीज नहीं है, ठीक है। और आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, बंगाल टाइगर जो है बट उससे थोड़ा सा ये स्मॉल भी है इसका, ठीक है, साइज, बस इतना याद रखना है प्री के लिए। उसके बाद अब ये देखो, ये सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये एमएबी के अंदर है, तो ये इन्फॉर्मेशन यूनेस्को से है। अगर आप कोई मान लो एमएबी के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है और उसको आप प्रिपेयर करना चाहते हो, क्या करोगे, आप उसको टाइप करो वहाँ पे गूगल पे ऊपर, तो आपको यूनेस्को का जो लिंक मिलेगा वहाँ से उसको पढ़ना है, ताकि अगर यूपीएससी पूछेगी तो हमारे चांसेस हैं कि वहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। दूसरी बात है, दो बायो जियोग्राफिकल रीजन है, महानदियन, ठीक है, ईस्ट के ऊपर और छोटा नागपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो भी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हो, अगर उसके अंदर कोई ट्रांजिशन जोन आती है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार ऐसा ही, ठीक है, नंदा देवी के और फ्लावर वैली के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जहाँ पे दो मैच करती हैं, ठीक है, खास करके नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर आपने पढ़ने हैं, जैसे जैसे आएंगे आगे तो वो हम भी करते जाएंगे। तो अगर आपने देखना है कि आपने किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ो जाके यूनेस्को की साइट से, या फिर इस बायोस्फीयर रिजर्व की जो ऑफिशियल साइट है वहां से। वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, हाई पीक कौन सी है, खैरीबुरु, ठीक है, देन वाटरफॉल भी हैं, कुछ रिवर्स हैं। जब आप ज्योग्राफी के अंदर रिवर पढ़ते हो, आपने पढ़े होंगे उसके सारे, उसके अंदर इनको देखना ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है जी। ये बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये अपना एग्जाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व दे देते हैं कि कौन सा रिवर यहाँ से पास होता है, ठीक है जी। ओके, आगे देखो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे साल फॉरेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रॉपिकल मानसून, ये भी इंपॉर्टेंट है जो, अगर अच्छा एक और बात बता देता हूँ आपको, जब भी आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ोगे और बाकी के पढ़ोगे है ना, जो यहाँ पे न्यूज़ में रहेंगे वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, स्टैटिक भी उसके साथ मैच करेंगे। आपने क्या क्या देखना है उसके अंदर, उसकी लोकेशन देखनी है, रिवर नंबर 2, क्लाइमेट नंबर 3, अगर कोई वहाँ पे कोई जोन है, ट्रांजिशन जोन है क्या है, 4, उसके बाद इंडिजीनियस स्पीसीज जो वहीं पे पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, वो वाली देखनी है, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे क्या क्या है, बंगाल टाइगर है, एशियाटिक एलिफेंट है एंड मेलानिस्टिक टाइगर। यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि उसने स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारा बढ़ा दीजिए कि इस एरिया के अंदर जो बायो जियोग्राफिकल जोन है, साल फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये एशियाटिक एलिफेंट भी दिखता है यहाँ पे, और ये मेलानिस्टिक टाइगर के लिए मशहूर है, कौन सा है, और नीचे आपको 4 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम आ गए, तो वहां से आपने एक क्लिक करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ट्राइब्स हैं, खरियाज एंड मनकीर्दियाज, ये देखो ट्राइब्स हैं, तो जब आप ट्राइब वाला एक अलग से पेज लगाना है आपने, जितनी भी आप ट्राइब पढ़ते हो वो एक अलग पेज के ऊपर रखनी है, कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। और ट्राइब कौन कौन सी हैं, हो, गोंडा एंड मुंडा जो ट्राइब्स हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। उसके बाद कल्चर क्या है इसका, पेंटिंग वगैरह मिलती है, रामायण महाभारत। सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, जैसे एक बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया के अंदर कोई ट्री है,
ट्री के अंदर उसको कल्चर के लिए, जैसे कि बहुत सारे ट्राइब एरिया के ने उस ट्री को रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, कंजर्व करते हैं उसको, तो उसको सेक्रेड है उनके लिए, तो उसको सेक्रेड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड श्री रामा जो उसकी बाथिंग प्लेस सेक्रेड वो भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा देखना है, राइट। तो आपने देखो ये सेक्रेड ग्रुप की बारे में बात करते हैं, तो सेक्रेड ग्रुप के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि सेक्रेड ग्रुप होते क्या है, मैंने बता दिया आपको कि जब वो ट्री वगैरह को कंजर्व करते हैं, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सेक्रेड ग्रुप मैक्सिमम कहाँ पे है, ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर आप अपनी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर देख लेना है या नहीं है बस। और कौन सा नंबर है, अगर ऊपर वाली, अगर आप कर्नाटका, केरला, देन महाराष्ट्र है ना, तो ये ऊपर है, इनके ज़्यादा हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर आई थिंक कोई है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये सारा डेटा, आपको मेनली आपने ये याद करना है मैक्सिमम कहाँ पे, बस। ओके, ये देखो वर्कशीट आ गई, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लो जैसे साल फॉरेस्ट है, SAL फॉरेस्ट पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, एफ करना है, एफ कर लो। उसके बाद ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे रिवर के नाम लिख लो, फिर ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी जैसे रॉक है, ठीक है जी, तो रॉक है तो उसके बारे में लिख लो और फिर वहाँ पे लाइन लगा देनी है। बस इतना काम करना है। ऐसे-ऐसे लाइन लगाते हैं ना, ये मैंने थोड़ा-सा आपको बताया कैसे करना है। अब ये शीट जैसे आप इसको आज मैं वर्ड की फाइल में भी डलवाऊँगा, ताकि अगर आप अपने हिसाब से टाइप करके उसको रख लो और बाद में प्रिंट आउट निकलवाना निकलवा लेना। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले बस यही पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं करना, ठीक है? बेसिक आपने 2-3 बार पढ़ लेने हैं, वो आपके जो कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको हमने पढ़ना है। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहीं पे 3-4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर, देन आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। स्वच्छता सारथी फेलोशिप प्रोग्राम क्या है जी? वेस्ट टू वेल्थ, कि वेस्ट को अगर हम वेल्थ के अंदर चेंज करें, वेल्थ मतलब अगर मैं बोलूँ वेस्ट है ना, बहुत सारा आपको पता है म्यूनिसिपल वेस्ट है हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ये मान लो हमारा वेस्ट जनरेशन है और ये हमारा STP है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट जनरेशन, अगर आपको मेंस के अंदर आया तो ऐसा आप मैप बना सकते हो। जो वेस्ट जनरेशन है यहाँ पे देखो बहुत कम है, दोनों का गैप, मतलब वेस्ट जनरेट जितना होता था उतना हम उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे थे, STP भी है हमारे पास। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी कैपेसिटी जो उसको एलिमिनेट करने की है वो कम है, और वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। बस यही मैप है जो, अगर आप बताओगे, अगर इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे बनाना है, बस ये 2 लाइनें, ठीक है। इसको सीधी ये लाइन बन गई, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनानी है, बस सिर्फ हम ड्रॉ करते हैं, कुछ नहीं, और आपको ज़्यादा लिखना, ठीक है। तो ये हमारा है। हाँ, अब वेस्ट टू वेल्थ ये प्रोग्राम है, स्वच्छता फेलोशिप मिलेगी इसको। अब ये प्रोग्राम किसके अंदर है? PMSTIAC, ठीक है जी, प्रधानमंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके जो मिशन है उनमें से एक ये मिशन है, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। उसके बाद क्या है, इसका काम क्या है, बेसिकली फेलोशिप देना, मतलब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई कम्युनिटी का कोई बंदा है जो सिटीजन है इंडिया का, उसने बहुत सारा वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है, कैसे करते हैं आगे देखेंगे। तो उसको जो ये फेलोशिप मिलती है, ये उसके लिए प्रोग्राम है, उसको मतलब एनकरेज करने के लिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो कैटेगरी, इसके अंदर 3 कैटेगरी, कैटेगरी ए क्या है कि जो स्टूडेंट के लिए है 9th to 12th, ठीक है, ये तो आपसे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। कैटेगरी बी के अंदर कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ पे आप आ सकते हो। देन कैटेगरी सी के अंदर सिटीजन है, ठीक है, वर्किंग। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद चलते हैं, अब PMSTIAC की है क्या है, ये मैंने बता दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डोमेन है। मान लो अगर आपने कोई इनोवेशन की है कि हमने वेस्ट को ऐसे एनर्जी से कन्वर्ट वेस्ट को ऐसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन रिसर्च है, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री का जो एक मिनिस्ट्री है दूसरी मिनिस्ट्री का कनेक्शन बनाने के लिए है ना, बहुत सारे, जैसे साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, तो दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ उसका कैसा रिलेशन होगा, अगर हम बहुत सारा मान लो सपोज करो वेस्ट है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ना,
तो ये उसके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री जो भी उसके डोमेन में आती हैं, तो उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन जो बनाना है, एक तालमेल बिठाना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, जैसे वेस्ट है वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम नई टेक्निक लेकर आएँ, ठीक है जी। इनोवेशन करनी, इनोवेशन क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट, वो सारा प्रोग्राम इसके अंदर रहेगा। वेस्ट टू एनर्जी, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। देखो एक थर्मोकेमिकल होती है, थर्मोकेमिकल क्या, आप हीट दे रहे हो, जैसे मान लो ये एक इंसिनरेशन है। इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, लेकिन हम सभी कर लेंगे ताकि अगर दोबारा कोई और क्वेश्चन आता है तो वो हमारा वो सेम तो आएगा नहीं। आई थिंक पायरोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। तो क्या मान लो जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था, मान लो ये एक हमारे पास है, ठीक है, बॉक्स है, यहाँ पे आपने वेस्ट रख दी है। अब इसको हीट किया जाता है, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम। हीट करोगे तो क्या इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा स्टीम। स्टीम को हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। एक तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वेस्ट से क्या हो रहा है, जनरेट एनर्जी। लेकिन इंसिनरेशन की एक प्रॉब्लम, दूसरी बात आपने याद रखनी है, कहाँ पे है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी वो पूरा बर्न होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारी वेस्ट गैसेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट होता है कि जो जैसे पॉलीथीन वगैरह भी है, वो बहुत सारी ऐसे टॉक्सिन रिलीज करता है ना, जो हमारे के लिए अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। अब टॉक्सिक गैसेस को हम क्या करते हैं कि टॉक्सिक गैसेस को आपको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रबर या फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर देखो इसका और खर्चा बढ़ गया कि इतनी टॉक्सिक गैसेस हैं। जैसे दिल्ली के अंदर लगवाया था, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, पहले ही ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, अगर इससे भी हुआ तो और पोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा जो हमारा वेस्ट है वो इतना हाई कैलोरीफिक नहीं है, उसके इतने वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसको बर्न कर रहे हो और आउटपुट आपको कम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उसका बेनिफिट क्या है, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दूसरी एक और बात है कि हमारे सेग्रीगेशन नहीं है ना, आपके देखा होगा आपके घर से कचरा लेके जाते हैं, आप थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया उन्होंने, तो बहुत सारी सेग्रीगेशन होती ही नहीं है। तो एक में ही वो जो आप पढ़ते हो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा वो वगैरह, है ना? तो वहाँ पे वो सारा एक जगह ही कंबाइन है। देन पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, है ना? बहुत सारे कोल वगैरह जो हम बनाते हैं, चारकोल वगैरह, वो यहाँ से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। और इससे फिर बेनिफिट क्या है, इससे क्लीन फ्यूल बनता है। देन गैसिफिकेशन, ये लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर है, ठीक है। बस ये सब आपने वर्ड याद रखना है, इंसिनेशन के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरोलाइसिस के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गैसिफिकेशन के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन। यूपीएससी ने तो यही पूछा था कि ये पायरोलाइसिस, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पायरोलाइसिस था आई थिंक, कि पायरोलाइसिस है ये किससे रिलेटेड है, कुछ ऐसा पूछा था। यहाँ क्वेश्चन के अंदर था कि वेस्ट टू एनर्जी है, कौन सी टेक्निक है, बस इतना, ठीक है जी। एक और चौथी टेक्नीक है टोरेफैक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ने अभी थोड़ा एक एक दो साल पहले इंडिया ने बनाई है। टोरेफैक्शन क्या है, बायोमास है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका, जब आपको पता है कि बहुत सारा न्यूज़ के अंदर रहा था, एक हर साल रहता है बेसिकली, कि जी ये पराली वगैरह का इशू है ना, तो स्टबल है, स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर करते हैं। तो वहाँ पे उसको टेक्नीक, उसको कैसे हम कोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टेक्नीक है टोरेफैक्शन, ठीक है। बायोमास को कोल लाइक मटेरियल के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया अगर लो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा और क्लीन फ्यूल बनता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले उसको जलाते हैं। अब देखो किसी को भी जब आप हीट करोगे तो वहाँ पे जो वॉलेटाइल है, जो उड़ जाते हैं ना, प्लस जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर, ये क्या होंगे, ये निकल जाएंगे बाहर, ये निकल गए, ठीक है। आपको पता है जैसे आप, एक वुड है आपके पास और वेट है, वो गीली है, और एक सूखी लकड़ी है आपके पास, तो जो गीली है वो इतनी जल्दी जलेगी नहीं, है ना, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है, लेकिन सूखी जल जाती है। तो अगर इस मटेरियल से हम जब मॉइस्चर निकाल दें तो उसकी बर्न जल्दी होता है, तो ये मोर हाइड्रोफोबिक हो जाता है, हाइड्रोफोबिक।
और हाइड्रोफिलिक के अंदर फ़र्क क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, जो वाटर को जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करता है। जैसे आपका डिटर्जेंट है ना? जो सोप है, जो आप जो कपड़े वगैरह धोने के लिए, वो उसके लिए उसके अंदर भी यही प्रोसेस यूज़ होती है। एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक। एक तो डर्ट को निकाल देता है, दूसरा पानी वाटर लविंग होता है और वाटर के साथ वो एलिमिनेट कर देता है डर्ट को। ठीक है जी। उसके बाद आगे जल्दी से टॉरिफिकेशन का मैंने बता दिया आपको कि उसको कन्वर्ट करेंगे हम कोल लाइक मटेरियल के अंदर। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है, मैंने ऑलरेडी एक आपको बता दिया क्या है जी, मॉइस्चर इवेपोरेट होते हैं। देन सेकंड इज लो कैलोरीफिक कंपोनेंट है जो है ना, वॉलेटाइल, वो भी मैंने बता दिया, वो बाहर चला जाएगा। देन लो क्वालिटी फाइबर जो है वो हाई क्वालिटी फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्टबल है। मास लॉस होता है ना, वो मास भी तो थोड़ा डिक्रीज होगा उसका। अब 120 टू 150 टू 200 किलोग्राम जो पैडी स्ट्रॉ है, उसको हम बायोकोल के अंदर हर घंटे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे रिड्यूस CO2 भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर बर्न होता है। जब फुल ऑक्सीजन होगी, मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था, एरोबिक एंड एनारोबिक, तो ठीक है, वहाँ पे पूरा CO2 के अंदर बर्न होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस, जो हमारे जो लिविंग के अंदर होती हैं। ये भी जैसे फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन बेसिकली मेनली हम इथेनॉल बनाते हैं। तो ये किसके अंदर होती है जी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बनती है ना। देन एनारोबिक डाइजेशन, मैंने ये बता दिया आपको। यहाँ पे जैसे बायोगैस प्लांट के अंदर मीथेन जनरेट होती है, कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से हैं? मिथेनोजन बैक्टीरिया ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं उसको। ठीक है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होती है। ठीक है जी। उसके बाद एक स्टडी है जो ये आपके लिए मेंस के अंदर इम्पोर्टेंट है। मेंस के जब एग्ज़ाम लिखोगे, तो आपको म्युनिसिपल या कोई ऐसे लिखोगे, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि ये बोलती है कि नियरली हाफ ऑफ इंडियाज़ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो हैं, वो अभी फंक्शन नहीं कर रहे। दूसरी बात है, फंक्शनिंग जो है वो बहुत लो कैपेसिटी है। तीसरा, इनएबिलिटी टू हैंडल मिक्स सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। मैंने ये भी बता दिया कि लो कैलोरीफिक वैल्यू है हमारे, और मॉइस्चर कंटेंट हाई है। ठीक है जी। और इसने क्या बताया कि बहुत सारा हमारा वेस्ट है जो उसके अंदर डर्ट, ग्रेट, मिट्टी वगैरह भी साथ में होती है, और उसको सेग्रीगेट करके और साफ करके कैसे हम कन्वर्ट करें। और बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है सूटेबल नहीं होता भरने के लिए। अगर आप यूरोप के अंदर जाओगे, इंसिनरेशन बहुत चलती है वहाँ पे। क्यों? वहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छी सेग्रीगेशन है मटेरियल की, हर एक जो वेस्ट की अलग अलग सेग्रीगेशन, और जो वहाँ पे इंसिनरेट हो सकता है वही यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। आगे आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर पर्पल रेवोल्यूशन। यहाँ पे अगर आपको मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए एग्जांपल है। जैसे मान लो वहाँ पे MSP का सोल्यूशन क्या है? ठीक है, MSP के लिए आपको पता है कि MSP के अंदर हमारे क्या है कि जो पैडी और व्हीट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास सरप्लस हैं। ठीक है, अब सरप्लस हैं, तो एक सोल्यूशन तो ये है कि अगर फार्मर्स को बोलें कि भाई ठीक है, आप दूसरी क्रॉप्स के ऊपर जाओ, क्योंकि जो पैडी और व्हीट है, ये पानी भी बहुत लेती हैं। ठीक है जी, तो पानी बहुत लेती हैं, पानी पहले ही कम हो रहा है, पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर बहुत लो जा रहा है, तो अब इनको अल्टरनेटिव क्रॉप दें। तो यहाँ पे भी अल्टरनेटिव क्रॉप का एक अरोमा मिशन आया था। ठीक है, एरोमेटिक इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए और ऐसे प्लांट्स लाने के लिए। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो जम्मू के अंदर है, वहाँ पे हुई है, और फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई है। ठीक है जी, हमने ये याद रखना है। और ये अरोमा मिशन के अंदर है, तो अरोमा मिशन भी देखेंगे हम क्या है। ठीक है, पर पहले इन्होंने लिवेंडर की क्रॉप ग्रो की थी। ठीक है जी, तो उससे इनकी इनकम बहुत बढ़ी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्पल रेवोल्यूशन। तो लिवेंडर की प्रॉपर्टी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। पर मैं आपको एक आंसर भी बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता कि लिवेंडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको ऑल ऑफ द अबव वहाँ पे मोस्टली 99.9% आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये क्रॉप है ये उसकी प्रॉपर्टी है और कहाँ पे होती है, तब आपको देखना है कि जम्मू के आसपास होती हैं। ठीक है जी, अब ये एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे रहते हैं उसके लिए, हेडेक के लिए। ठीक है, अब अरोमा मिशन की बात करते हैं। CSIR का मिशन है, मैंने भी बता दिया है कि कल्टीवेशन क्या करना है, हमने एरोमेटिक क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है। ठीक है जी, और ताकि इंडिया के बहुत अंदर कल्टीवेशन, और इसकी ग्लोबली डिमांड है, तो ग्लोबली डिमांड है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, पास्ट डेवलपमेंट क्या है? जेरेनियम सेपलिंग की भी इन्होंने डेवलपमेंट की थी।
ये उसकी पिक्चर है, ठीक है। तो अब ये नई टेक्नीक थी, पहले तो हम जो यूज़ करते थे, यहाँ पे होगा लिखा कि एरेटेड ग्लास हाउस यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम पॉली हाउस से यूज़ कर रहे हैं और जल्दी ग्रो होती है, ठीक है। जेरेनियम, इसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, ठीक है जी। तो हमने ये याद रखना है। अब ये देखो, ये है हमारा पॉली हाउस, मतलब पॉलीथीन से ऐसे कवर करके वहाँ पे ग्रो करते हैं, और इसके लिए जो रूरल एरिया के स्पेशली उसकी इनकम इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं, सीएसआईआर के बारे में आपने क्या पढ़ना है, ठीक है जी। सीएसआईआर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको फंड करती है जी, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोसाइटीज़, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 80-60 के अंदर है ये। तीसरा 1942, याद रखना, प्री इंडिपेंडेंस, तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू रही। देन हमने ये कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ये वाला एक्स ऑफिशियो, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर का असली ऑफिस, मतलब कोई भी इंसान अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है उस ऑफिस को ये दी गई है, ठीक है। तो जो भी उस ऑफिस में बैठेगा वो इसका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। ये हमने बस याद करना है मेन। उसके अलावा आपकी मर्जी है अगर आप डिटेल में जाना चाहो, लेकिन यहाँ से आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा अगर सीएसआई के ऊपर आया, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी आपकी मर्जी है, अगर पढ़ना है, मैंने इन्फॉर्मेशन क्योंकि देनी थी तो मैंने वो दे दी है, लेकिन आपने टू दी पॉइंट ज़्यादा रखोगे तो बेहतर रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अंदर वो काम करता है, ठीक है। शेयर ऑफ रॉयल्टी वगैरह वो उसके अंदर प्रोवाइड करता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव का अंदर जब भी क्वेश्चन आता है कि कोई बॉडी के ऊपर, उसका ऑब्जेक्टिव का आपको थोड़ा सा आइडिया है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फंसे हुए कब, जब आपको मिनिस्ट्री और वहाँ पे उसका चेयरमैन पूछ लिया, तो वो आपको याद रखनी है। और क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है। ओके, आगे चलते हैं कि पीएम फोटो इन पेट्रोल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया, होर्डिंग वायलेट पोल कोड। ये क्या है, प्रधानमंत्री की आपको पता है पहल स्कीम, और ये वाला सिलेंडर वाली फोटो लगी हुई है हर एक पेट्रोल पंप पे। आजकल तो हम जाते नहीं, पेट्रोल पंप महंगा बड़ा है ना, लेकिन लगी तो है, ठीक है। तो वहाँ पे देख के और फिर बंदे खुंदक चढ़ते हैं, यार ये महंगा हो गया, और ठीक है जी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला फ़ोटो हटाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वो वायलेट कर रही है। तो हमने ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी इस बार इलेक्शन भी हैं, तो वहाँ पे जो चांसेस हैं तो ये बन जाए। तो ठीक है जी, क्विकली हम करते हैं। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, पहले तो ये क्या गाइडलाइंस हैं, इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि भाई ये आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है जी। तो ये जो 324 आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन का, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसको मैंडेट करके उसको और अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के अंदर हेल्प करता है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑपरेशनल कब होता है, फ्रॉम डेट जब इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया जाए और रिजल्ट अनाउंसमेंट तक वहाँ पे लगा रहता है। तो इसके अंदर क्विकली देख लेते हैं एवोल्यूशन, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था केरला के अंदर 1960 तो अगर सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन में अंदर इसको 1962 के अंदर यूज़ किया, उसके बाद पूरा चलता रहा, ठीक है जी। तो उसके बाद 1991 के अंदर जो, और उसके अंदर जो भी स्ट्रिक्टनेस आती रही, ठीक है। हमने 2 पॉइंट ये याद कर लिए, ज़्यादा नहीं करने अपने प्री के लिए। जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको मतलब भूलने ही नहीं है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता क्या-क्या है? पहले इसको जल्दी से देख लेते हैं। डज़ नॉट इंट्रोड्यूस एनी ग्राउंड और पब्लिक, मतलब मान लो जैसे अभी मैं आपको चलो समझा देता हूँ पहले। अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर मान लो बीजेपी ऑफिशियल पैसा यूज़ करे, मान लो प्रधानमंत्री कोई ऑफिशियल पैसे से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी रैली को संबोधन कर रहे हैं ना, इलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं पब्लिक फंड, वो गलत है, ठीक है। दूसरा कि पब्लिक व्हीकल भी आपने यूज़ नहीं करने उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मान लो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, वो अपना जो जितने पब्लिक का पैसा है, पब्लिक फंड है, पब्लिक व्हीकल है, वो यूज़ कर रही है अपनी रैली के लिए, वो भी गलत है, ठीक है जी। डज़ नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू ग्राउंड ऑफ पब्लिक और पब्लिक इनिशिएटिव, कि ऐसा नहीं है कि मान लो अब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के चक्कर में बहुत सारा हमने स्कीमें अनाउंस कर दी, हम ये भी देंगे वो भी देंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो अपोजिशन पार्टी जो अभी सरकार में नहीं है तो उसको नुकसान होता है, ठीक है जी। प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिक्रूटमेंट, ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे आपने फॉर्म निकाल दिए कि ये रिक्रूटमेंट करें। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले क्या करते हैं, वो एक फॉर्म निकाल देते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्यों उस टाइम पे नहीं निकाल सकते, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करना नहीं है। देन नॉट सपोज टू डिस्टर्ब फ्री रोड शो, ठीक है।
अगर कोई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। देन इलेक्शन कमेनी रैली शोरूम मस्ट नॉट अफेक्ट रोड ट्रैफिक एंड जनरल पब्लिक, तो वो रोड ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पे इलेक्शन रैली रहेगी जहाँ पे भी है। किस किस से डील करता है जनरल कंडक्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिटिसिज्म है ना, मतलब एक पार्टी अगर दूसरी क्रिटिसिज्म करती है वो बहुत ही लिमिटेड रहना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, कास्ट एंड कम्युनल फीलिंग जो है वो भी, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगना, ये वो सारा प्रोहिबिटेड होना चाहिए। मीटिंग पार्टी मस्ट इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज, है ना, कि भाई यहाँ पे हमारी मीटिंग है और ये वेन्यू है, ताकि वो एटलीस्ट आपकी जो भी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई स्टेप ले सकें। ठीक है, प्रोसेशन करना है अगर, है ना, जब गाड़ियाँ चलती हैं, अगर एक का दूसरी उधर से आ रही है तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो जो सेम रूट के ऊपर अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर जो क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी और पीसफुली रहे। ठीक है, ओके। उसके बाद पोलिंग डे, पोलिंग डे के अंदर जो भी जाएगा वो बैज हो गए उसके पास और आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। पोलिंग बूथ के अंदर ओनली वोटर्स और विद वैलिड पास, वही उनकी एंट्री होगी। ऑब्जर्वर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्जर्वर जो इलेक्शन कमीशन देगा उसको आपने रिपोर्ट करना है। आगे चलते हैं, पार्टी इन पावर है मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेक्चर। मैंने बोल दिया कि जनता के पैसे से आप अपनी ऐड नहीं दोगे कि हर घर में मोदी है ना, तो वहाँ पे वो ऐड नहीं देनी आपने। देन मस्ट अनाउंस द फाइनेंशियल, मस्ट नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट, कोई नहीं अनाउंस करनी, हमने डिस्कस कर लिया ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो जो दूसरी पार्टीज हैं उसको पब्लिक, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है और बोले कोई आप पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई आप अपनी संबोधन नहीं कर सकते किसी को भी, है ना, तो वो सारा अलाउड है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो 2013 के अंदर ऐड किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टीज प्रोमिस, ऐसा नहीं कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ऐसा कुछ बोल दिया कि हम अपने इतने इतने पैसे देंगे, 15-15 लाख आ जाएगा आपकी जेब में, वो भी तो वायलेशन तो होती रहती है इलेक्शन इसकी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की। वो क्यों होती है, क्योंकि ये स्टेटचरी बैकिंग नहीं है, लीगली लीगल नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे एक प्रॉमिस टाइप ही है। वो लीगल क्यों नहीं किया अभी मैं आपको बताता हूँ, आगे चलें। लीगल एनफोर्समेंट क्या है, कोई इसकी स्टेटचरी बैकिंग नहीं है। लेकिन जैसे इसने बोला कि आप कास्ट के ऊपर वोट नहीं मांग सकते, इनइक्वालिटी, ये वो सारा कुछ नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो डिफरेंट हमारे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया एंड आरपीए 1951, उसके थ्रू ये कर सकते हैं। ठीक है जी, वो इसके थ्रू ये सिस्टम, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2013 के अंदर स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला कि इसको लीगल बैकिंग दे दो। ठीक है, ये इसको आरपीए 1951 के अंदर डाल दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हम लीगल बैकिंग देंगे तो जब वायलेशन होगा तो वो कोर्ट के अंदर चलेगा। कोर्ट ऐसा तो है नहीं आज रात को केस डाला और सुबह आपको सरप्राइज दे दिया न्यूज़पेपर के अंदर भी आप जीत के हार गए। कोर्ट तो सदियां लगा देती है, वो बोलते फिर तो इलेक्शन कहाँ होंगे, तो इसलिए इसको लीगिंग बैकिंग के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज किसके, यूएई एयरफोर्स के अंदर है ना, उसके साथ हुई है। तो ये हमने याद करना, इसमें याद क्या करना है, पहले तो जो मेन मुद्दा है उसी पे ऊपर आता हूँ। तो कोई भी एक्सरसाइज है, इंडिया, ठीक है, प्लस जो दूसरी अदर कंट्री है, उनके नाम याद करने हैं आपने बस। ये पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया, पर पहले आता था, अच्छे खासे से क्वेश्चन आते थे इसके अंदर। तो अभी नहीं आया, पर ऐसा नहीं है कि आज दिवाली नहीं है तो कल नहीं होगी, कभी भी आ सकता है ना। तो आपने एटलीस्ट प्रिपेयर तो करना ही है। तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज के नाम दे दिए। एक बार इसको, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एक बार इसको नोट करके और किसके किसके बीच में है, ठीक है जी, उसको आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने लिख दी है, उसके बाद और भी जो न्यूज़ में होंगी वहीं पे उसको ऐड कर लेना। ओके, ला नीना, पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं हम जो नॉर्मल। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है जी, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन, तो ये हमारी लैंड एरिया इंडिया का। तो नॉर्मली यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऐसे चलेगी, वाटर ऐसे मूवमेंट करेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, मूव कर रहा है, ये ट्रेड विंड है, ठीक है, ये मूव कर रही है। यहाँ पे लो प्रेशर है और ऊपर जाएगी एयर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घूमेगी और यहाँ पे नीचे आएगी। सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाटर आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब लो प्रेशर है, यहाँ पे हवा ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाके जब ठंडी होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा और यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बारिश होती है। दूसरा,
जो साउथ अमेरिका के पास पेरुवियन एरिया, पेरू का एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेन नहीं होगी, ठीक है। तो ड्रॉट सा एरिया रहता है, नॉर्मली मतलब नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ड्रॉट नहीं। यहाँ पे देखो वाटर ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग, अपवेलिंग का मतलब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। जब अपवेलिंग होती है, आपको याद रखना है, जब देखो कोई भी पानी है उसके नीचे क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रेंट रहते हैं, है ना। बहुत सारे जो ऐसे न्यूट्रेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस या कुछ भी जो भी है वहाँ पे नीचे रहता है, ठीक है। आयरन भी रहता है, आयरन जो एल्गी की ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब अपवेलिंग होती है, एक तो वाटर मिक्स होता है, कोल्ड और वार्म वाटर, दूसरा नीचे से न्यूट्रिएंट ऊपर आते हैं। जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे क्या ग्रो होगा, यहाँ पे ग्रो होगा एल्गी और बाकी छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है। और वहाँ पे छोटे छोटे क्रस्टेशियन और बहुत सारे छोटे एनिमल आ जाएंगे, ठीक है जी, इंसेक्ट वगैरह जो भी है। और उसके बाद इनको, उनके ऊपर फूड आ गया, फूड के लिए यहाँ पे क्या होगा, फिशेज आ जाएंगी, है ना। फिशेज आ जाएंगी तो क्या होगा फिर, फिशेस की ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटेरियल मिल रहा है, उनको फूड मिल रहा है। अब जैसे ग्रोथ होगी यहाँ पे, फिशिंग सेक्टर जो है वो बढ़िया रहता है, फिशिंग सेक्टर यहाँ पे क्या रहता है, बढ़िया रहता है। तो इंडियन मानसून के लिए क्या कंडीशन है, पेरुवियन है स्लाइटली हाई प्रेशर, मैंने बता दिया कि हाई प्रेशर हो। अगर इंडियन मानसून देखनी है हमने क्या क्या रहता है, फिर इंडियन ओशियन यहाँ पे स्लाइटली, अब देखो यहाँ पे वार्मर है, ठीक है ना, लो प्रेशर। यहाँ पे जो इंडियन ओशियन और वार्म रहे, इसके कंपैरिजन थोड़ा और ज़्यादा वार्म रहे। और लैंड, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा वार्म रहेगा तो लो प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पे और लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। लो प्रेशर मतलब आपको इतना पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। जैसे हमारी बॉडी है, एटमॉस्फेयर है, अभी ग्राउंड के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है। और हमारी बॉडी के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है। जब आप जो हिली एरिया के अंदर जाते हो वहाँ पे थिन एयर रहती है और लो प्रेशर रहता है। वहाँ पे हमारी बॉडी इतनी आसानी से वहाँ पे जो एयर को अंदर नहीं ले पाती। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है, हमारी बॉडी उसको इंक्रीज़ कर देती है कि हम जल्दी-जल्दी साँस लें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना आए। दूसरा काम क्या करते हैं, वो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देते हैं। आरबीसी का लेवल स्पेशली वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे आरबीसी का लेवल इंक्रीज़ होता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन सप्लाई सारे टिश्यूज़ को इंक्रीज़ हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप एडेप्टेशन नहीं कहते, इस प्रोसेस को एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ठीक है ना। जब आप हिली एरिया के ऊपर गए, एक्लीमेटाइज करती है हमारी बॉडी, अडेप्ट नहीं करती है, अडेप्टेशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होती है वो तो। ये शॉर्ट टर्म है, हमारी बॉडी ने एक्लीमेटाइज किया, जब आप प्लेन एरिया के ऊपर आओगे तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। तीसरी तीसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हीटेड इंडियन लैंड, इंडियन लैंड हीटर हो। यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे एयर स्ट्रांग हो जाएगी इस साइड को, और ये इस साइड को स्ट्रांग हो जाएगी, इंडिया के ऊपर आ जाएगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब बात करते हैं ला नीना। ला नीना में वही है जो साउथ अमेरिका और हमारा ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोल्ड था पहले, अब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और कोल्ड एरिया हो जाएगा। जैसे ज़्यादा कोल्ड हुआ तो ये ट्रेड विंड बहुत तेज चलती हैं, मतलब ये सारा जो हमने अभी साइकिल पढ़ा वो स्ट्रेंथन हो जाता है। और यहाँ पे इट मीन्स कि अपवेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब अपवेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, फिशिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिशिंग हो जाएगी और प्राइस क्रैश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने बताया था आपको अभी जो बारिश होती है तो यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, और इंडिया के अंदर गुड रेन होती है, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही हमारे इंडिया के अंदर उसे लिंक है। जो पहले वाली डायग्राम बनाई थी वही है सेम, स्ट्रेंथन है, फिशिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा प्रोड्यूस है तो प्राइस क्रैश करेंगे करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया ला नीना। अब बात करते हैं एल नीनो की। एल नीनो दो टाइप की है, एक तो ये कंडीशन भी बन जाती है, दूसरा उसकी रिवर्स कर दो, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। जब लो प्रेशर है तो ये जो विंड है इस टाइप को चलती थी, ये या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। लो प्रेशर यहाँ पे तो हवा ऊपर जाएगी और यहाँ पे बादल बनेंगे, यहाँ पे बरसात होगी और यहाँ पे ड्रॉट आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो हमारा इंडिया का यहाँ पे इस सर्कल था ये रिवर्स हो गया, ये भी वीक हो गया। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी जो मानसून अच्छी नहीं रहती, इंडिया के अंदर भी ड्रॉट आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। तो क्विकली इसको मैंने ये डायग्राम से समझा दिया, आपने डायग्राम ही याद रखनी है और कुछ नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन इतनी रट्टा नहीं मार सकते इसको।
कई बार ईस्टर्न पैसिफिक और सेंट्रल, जो ईस्टर्न है और सेंट्रल, ठीक है, दोनों के अंदर जो लो प्रेशर, ये कंडीशन भी होती है कि बीच में ही लो प्रेशर बन गया, ये भी कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी। तो अलग अलग इसकी कंडीशन रहती हैं। तो ईस्टर्न और सेंट्रल के अंदर हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो ट्रेड विंड है वो रिवर्स हो जाती हैं, यहाँ लॉस्ट हो जाती हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हैवी रेन पेरुवियन एरिया, यहाँ पे हैवी रेन आ जाती है, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाई आपको, ये अलग डायग्राम है, उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डायग्राम अलग है, याद रखना, इस डायग्राम को लेके इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट मत करना, इतना ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा। तो ये डायग्राम से इस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करो। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा लीनो का, लीनो का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर कम रेन आई, ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉट हो जाएगा इंडिया के अंदर। ड्रॉट होगा तो इट मीन प्रोडक्शन लो होगी, प्रोडक्शन लो होगी तो क्या होगा, फार्मर्स के पास इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी, इट मीन्स कि वहाँ पे जो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब आरबीआई एक्शन क्या लेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई पैसा कम रिलीज करेगी, क्योंकि आपको पता है जब जितना ज़्यादा पैसा रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर, उतने चांसेस होते हैं कि प्राइस, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और प्राइस और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है जी। क्विकली देख लेते हैं, वायलेंट डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट सडिशन, मैंने कल ये करवा दिया है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये अगेन बोला है कि ठीक है भाई, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, वॉइसिंग, सॉरी वायलेंट बोल दिया मैंने, वॉइसिंग बोल रहे हो कुछ, तो वो सडिशन नहीं है। मैं हमने ये पूरा डिटेल के अंदर ये वाला सारा, हमने दिल्ली का केस था, पूरा A to Z हमने कवर किया था, आर्गूमेंट, सपोर्ट, अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, ये टोटली किया था। उसके बाद जो आर्टिकल आ जाए हैं, नेशनल एसेट, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर यूनिट को हम बेच रहे हैं। देखो गवर्नमेंट ने अगर ये किस कंटेक्स्ट के आपने देखना है इसको, मेंस के लिए हम करेंगे संडे को डिस्कस, कि मान लो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट किसकी कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक यूनिट की। अब वो एक तो है जो बढ़िया चल रहा है, दूसरा है जो कम चल रहा है, तो नेचुरली लोग खरीदेंगे इसको जो बढ़िया चल रहा है। वो तो पहले बढ़िया चल रहा है, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले भी टारगेट किया था, हमने इतनी डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दूसरा है सस्टेनिंग ड्राइव, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, तो ये हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी के कंटेक्स्ट के अंदर आपको यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थोड़ी बहुत रखोगे, लेकिन कंसेप्ट जो वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब होता है कि वैक्सीन अवेलेबल है तभी भी लोग नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि जैसे बताया आपको, मीजल रूबेला वाली वैक्सीन आई थी, तो इवन यूएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा, जो WHO कहता है कि वहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग लेते नहीं है इतनी, कहते हैं बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारा उसके अंदर रहेगा। देन डिस्क्राइब आर्बिट्रेरी टग ऑफ वार, म्यूचुअल सेटलमेंट इज अ की, लिटिगेशन के ऊपर ये है, एफडीआई और लिटिगेशन के कंटेक्स्ट के अंदर, तो इसको भी हम संडे देखेंगे। सो ये आपने क्या करना है कि विद द टाइम हमारी जो लेंथ है वीडियो की, वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। तो यही फिर आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।